हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग। चलिए भाई, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए भाई। हाँ, तो देखिए, किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए एक बार। हाँ जी, किसी का कोई प्रीवियस लेक्चर में कोई डाउट हो, जितने भी 5 लेक्चर आपके हो चुके हैं, आज कौन सा 7वां, अच्छा 6 लेक्चर आपके हो चुके हैं, उन लेक्चर्स में किसी का कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। और अब आज आप हम जो है गति के समीकरण करेंगे, और गति के समीकरण में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार से उनको सॉल्व करना होता है उसको थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे। साथ के साथ जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण गति, यानी जो आप फ्री फॉल बोलते हैं, ऊपर से कोई चीज ड्रॉप की गई हो और नीचे से कोई चीज फेंकी गई हो, तो उन दोनों की गति में किस प्रकार का अंतर होता है और किस प्रकार से वहां पर हम गति के समीकरण, गुरुत्वाकर्षण के कारण गति में गुरुत्वाकर्षण जो वहां पर जो समीकरण है, गति के समीकरण किस प्रकार से लगाए जाते हैं, और वहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिजिक्स की तरह मैथ्स की भी पीडीएफ सेंड कर दीजिए। मैंने सर को बोला है, सर को बोला है, कोई बात नहीं, आज से करवा दूंगा मैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आज से मैं करवा दूंगा। जितने जो भी क्लासेस आपकी चलेंगी, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कल से बायो और केमिस्ट्री भी चलेगी आपकी, ठीक है। हाँ, कल से आपकी बायो और केमिस्ट्री भी चलेगी, ठीक है। चलिए, अगर किसी का कोई डाउट हो एक बार पूछ लीजिए। 1 मिनट का समय मैं आपको दूंगा, उसके बाद में गति के समीकरण की तरफ जाऊंगा, ठीक है। अगर किसी का कोई डाउट हो, समस्या हो, पूछ लीजिए। टाइमिंग क्या रहेगी, वो टाइमिंग आप लोगों को पहले ही बता दिया जाएगा। यही यही टाइमिंग रहेगी। या तो इधर 1 घंटा पहले हो जाएगा आपका, 4 से 5, 4:30 से 4 से 5, या 4:30 से 5:30, फिर 5:30 से 6:30, 6:30 से 7:30, 7:30 से 8:30, ठीक है। तो वो टाइमिंग आप लोगों को कल बता दिया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं ना कि जिस दिन आपका फिजिकल की डेट आ जाएगी उस दिन तक आपका कोर्स फिनिश हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। बहुत सारे बच्चे नेगेटिव हो रहे थे कि सर हमारी क्लासेस नहीं हो पा रही है, और फिर जो है गंदे गंदे कमेंट जो है यूट्यूब पर कर रहे थे। तो ऐसे बच्चे बिल्कुल, भाई अगर आपने हमारे साथ इतने समय बिताना है तो आप लोगों को भी थोड़ी सी सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जब हम यहां पर गति के समीकरण की बात करते हैं, तो गति के समीकरण में सबसे पहले आपको यहां पर कुछ जो है नोटेशंस आपको समझने पड़ेंगे। नोटेशंस का मतलब है कि कुछ टर्म्स आप लोगों को यहां पर समझना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये गति के समीकरण जो है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको मैं बोलूंगा नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट है कि जो है आपका ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए गति के समीकरण जो है वो आपका एक समान त्वरण के लिए वैलिड होते हैं। एक समान त्वरण होगा तो ही आपका गति के समान समीकरण लगेगा। तो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी गति के समीकरण के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। और यहां पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि इट कैन बी यूज्ड फॉर द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी इसको गैर समान त्वरण के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको समान त्वरण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको किसी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो नोट पॉइंट क्या बनेगा, जब भी हम गति के समीकरण लगाएंगे तो गति के समीकरण जो है आपका किसके लिए, एक समान त्वरण के, यानी जिस पिंड का एक समान त्वरण होगा उस पिंड के लिए ही गति का समीकरण आप लगा सकते हैं। तो पहला नोट पॉइंट क्या बनेगा यहां पर, गति के समीकरण, गति के समीकरण एक समान त्वरण, एक समान त्वरण वाले पिंड के लिए, पिंड के लिए यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। यहां पर अगर इंग्लिश में बोलूं कि इक्वेशन ऑफ मोशन इज अप्लाइड फॉर द बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि द इक्वेशन ऑफ मोशन आर अप्लाइड ओनली फॉर
बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी एक समान त्वरण का मतलब है यहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली पिंड के लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली बॉडी के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब वो एक्सेलरेशन आपका रिटार्डेशन भी हो सकता है या आपका जो है एक्सेलरेशन भी हो सकता है। क्लियर है? ये पॉइंट आपको यहां पर समझना है। दूसरा कि अगर यहां पर जो है पिंड मान लीजिए एक स्थान से आपका चलना स्टार्ट करता है, मान लीजिए प्रारंभिक अवस्था उसकी ये है और अंतिम अवस्था उसकी ये है, अंतिम अवस्था इसकी ये है, ठीक है। और अगर हम ये प्रारंभ से चलना स्टार्ट किया, प्रारंभ से चलना स्टार्ट किया और इसकी प्रारंभिक वेग अगर हम यहां पर u जो है, u को बोला जाता है प्रारंभिक वेग, पिंड का प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। और जब ये इधर की तरफ पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी वेग जो है वो v हो जाएगा। तो v यहां पर क्या है, v जो है ये अंतिम वेग है, v क्या है यहां पर, ये अंतिम वेग है। और जिस एक्सेलरेशन के साथ ये मूव कर रहा है, गति कर रहा है, वो आपका यहां पर क्या है, एक्सेलरेशन, जिसको हम क्या बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। और इसने जो है समय जो है इसने लगाया प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जो है इसने समय लगाया t, तो t यहां पर क्या है, समय है, ठीक है। और जब ये a बिंदु से b बिंदु की तरफ गया होगा तो कुछ दूरी तय की होगी, और कुछ दूरी तय की है तो s यहां पर लिखेंगे हम, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। एक बार मुझे बता दीजिए भाई कि इंग्लिश में भी लिखने की जरूरत है या आप इंग्लिश वाले जो है लिख लेंगे, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी, इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, समय अंतराल, इंटरवल। और ये है डिस्टेंस कवर्ड, ये है डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड। क्लियर है ये पॉइंट? हाँ, हिंदी से कंटिन्यू करिए, ठीक है। हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अंग्रेजी वाले भी है भाई, कि जिन्होंने इंग्लिश मीडियम में जो है 11वीं 12वीं करी है, तो उनको थोड़ा सा हिंदी में समस्या आती है, तो कोई बात नहीं है, दोनों के लिए। हाँ जी, क्लियर है कि कोई पिंड ए, कोई बॉडी जो है ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, तो ये इसका प्रारंभिक बिंदु इनिशियल पॉइंट होगा और ये इसका फाइनल। इनिशियली ये प्रारंभिक वेग u से चलता है, इनिशियल वेलोसिटी u से चलता है, और फाइनल वेलोसिटी इसकी v होती है, v फाइनल वेलोसिटी है। जब ये a से b की तरफ जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन त्वरण कितना है, a, कितने समय अंतराल में, t समय अंतराल में जो है ये a से b की तरफ जाता है, और इस में ये डिस्टेंस कवर करता है, यहां पर डिस्टेंस कवर करता है कितना, s डिस्टेंस कवर करता है। अब यहां पर जो है आपके इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पर अप्लाई होंगे। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, 2 एक्स्ट्रा अलग से मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो जनरली 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, और कैसे वो अप्लाई करना है तो उसको भी हम यहां पर समझेंगे। क्लियर है? ओके ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मैं बोलता हूं, जो मैं हिंदी में लिखता हूं वो चीज मैं बोलता भी हूं, ठीक है। तो उस चीज को आप जो है राइट नोट डाउन किया करें। चलिए भाई, यहां तक क्लियर हो गई भाई। अब देखते हैं यहां पर हम 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हम जनरली यहां पर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे, यानी गति के 3 समीकरण की यहां पर, यानी इंपॉर्टेंट क्या है, 3 समीकरण होते हैं, गति के 3 समीकरण होते हैं। कौन कौन से समीकरण है भाई? तो सबसे पहला समीकरण है v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी। दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एटी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, 2a इंटू s। ये आपके 3 समीकरण होते हैं,
ये 3 समीकरण होते हैं और इन 3 समीकरणों से बहुत क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो पहली क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि इनमें से जो है इनमें से गति के पहली समीकरण कौन सी है? तो गति का पहला समीकरण है v बराबर u प्लस एटी, और दूसरी समीकरण क्या है? s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरी समीकरण क्या है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर है? v u s a t क्या है ये आप लोगों को पता है। यहां पर एक आपसे एक दो इंपॉर्टेंट और जो है इक्वेशन आती है कि आपसे पूछा जा सकता है कि nवें सेकंड में यानी अगर किसी पिंड के 10वें सेकंड में आपको तय की गई दूरी को बताना है तो nवें सेकंड में तय की गई दूरी का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? Sn इज इक्वल टू u प्लस a बाई टू इंटू 2n-1 यानी ये Sn क्या है? Sn है nवें सेकंड में तय की गई, nवें सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी, पिंड द्वारा तय की गई दूरी यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन nth सेकंड। तो nth सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करती है उसके लिए फॉर्मूला आपका क्या आता है? Sn बराबर u प्लस a बाई टू 2n-1। क्लियर है? हाँ क्लियर है? ये नीरू, ये संजय, ये बातें जो है बाद में कर लेना क्लास के। हल्द्वानी और लखनऊ कहां से भी हुआ, ये बातें क्लास पढ़ लीजिए एक बार, उसके बाद जो है आप प्राइवेट ग्रुप बना लो। इसमें भी प्राइवेट ग्रुप बनाए जा सकते हैं, तो उसमें प्राइवेट ग्रुप में आप चैट कर सकते हैं। बट ये पढ़ने के लिए, क्योंकि दो स्टूडेंट्स की वजह से बाकी स्टूडेंट्स का जो है नुकसान ना हो, डिस्ट्रैक्शन होता है जब आपकी चैट ऐसे आती है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, क्लियर हो गया। ये 3 इक्वेशन ये हो गई। चौथी, nवें सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, 4 और पांचवी जो इक्वेशन होती है वो पांचवी इक्वेशन होती है कि s हम दूसरे तरीके से, अगर आपके पास प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी आपके पास गिवन है और उस इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी में डिस्टेंस कवर्ड आपको निकालना है समय अंतराल t में, तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। और ये कैसे? u प्लस v का एवरेज करेंगे और फिर यहां पर t से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा? यहां पर ये डिस्टेंस कवर्ड आपके पास निकल कर आ जाएगा। u क्या है? प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है? ये आपका फाइनल वेलोसिटी। t क्या है? टाइम इंटरवल। अब मैं पांचों की पांचों इक्वेशन आपको यहां पर लिखा देता हूं। ठीक है, पांचों की पांचों इक्वेशन यहां पर लिख देता हूं। पहली इक्वेशन हमारी है, फर्स्ट इक्वेशन इज v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी। दूसरी इक्वेशन है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तीसरी इक्वेशन है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, चौथी इक्वेशन हमने यहां पर लिखी। वैसे जनरली ये 3 इक्वेशन होती है। nवें सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड, तो Sn बराबर क्या होता है आपका? u प्लस a बाई टू इंटू a बाई टू इंटू 2n-1। ये आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा? ये आपके पास यहां पर ये इक्वेशंस आपके पास यहां पर आ जाएंगी। तो इन इक्वेशंस को आपको याद रखना है भाई, इन इक्वेशंस को आपको याद रखना है। इन इक्वेशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गई ये पॉइंट? ये क्लियर हो गए ये पॉइंट? चलिए, अगर ये पॉइंट क्लियर हो गए तो इससे रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसको यहां पर हम देख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने यहां पर जो है
हाँ, ये मैंने यहां पर आपको बता रखा है कि U क्या होता है, V क्या होता है, A क्या होता है, S क्या होता है, SN क्या होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को मिल जाएगा। क्लियर है भाई, ये चीज आप लोगों को मिल जाएगी, तो टेंशन मत ले लेना, ये सारी जो है आप लोगों को मिल जाएगा। यू क्या है, वी क्या है, और जो है आपका एस क्या है, एसएन क्या है। एसएन क्या है, शरीर द्वारा या पिंड द्वारा एनवे सेकंड में दी गई तय की गई दूरी को क्या बोला जाता है। और ये प्रारंभिक, देखो ध्यान रखना, इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग जब समय कितना होता है, t0 होता है। ध्यान रखना कि प्रारंभिक वेग कब होता है, जब t की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछ लिया जाए, कोई इक्वेशन आपके पास जो है दे दी जाए, मान लेते हैं आपको जो है एक इक्वेशन आपको दे दी गई, x बराबर 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, ये आपके पास इक्वेशन दी गई, और आपसे पूछ लिया जाए कि इसका प्रारंभिक वेग निकालिए। तो प्रारंभिक वेग, तो अगर हम dx अपॉन dt करेंगे, तो अगर यहां पर dx अपॉन dt किया जाएगा, तो dx अपॉन dt क्या होता है भाई, तो डिस्टेंस कवर्ड बाई, ये x क्या है, डिस्टेंस है, t टाइम इंटरवल है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाई टाइम क्या होता है, ये वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी यहां से 4t हो जाएगा, और यहां पर 4 हो जाएगा, और ये 0। तो देखो यहां पर vu कब बन जाएगा, जब t इज इक्वल टू 0। अगर आपको प्रारंभिक वेग निकालना है, तो इसके लिए t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और प्रारंभिक वेग यहां पर कितना निकल कर आ जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार से ध्यान रखना कि जब हम प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए टाइम की वैल्यू क्या रखते हैं, टाइम की वैल्यू को 0 रखा जाता है। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है, ये टाइम की वैल्यू को क्या रखा जाता है, 0 रखा जाता है। इस पॉइंट को भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। बाकी मैंने ये जो है आप लोगों को, ये इक्वेशंस मैंने आप लोगों को यहां पर समझा दी है। तो पहली इक्वेशन जो है आपकी v बराबर u प्लस एटी, दूसरी इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, sn बराबर u प्लस a बाई टू एन माइनस 1, और पांचवी इक्वेशन s बराबर u प्लस v बाई टू इंटू टी। तो ये सारी पांचों की पांच इक्वेशन आप लोगों को यहां पर ध्यान रखनी है, इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई वस्तु, देखो यहां पर नोट पॉइंट क्या ध्यान रखना है, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था से चलना स्टार्ट कर देता, क्या बोला, विराम अवस्था, रेस्ट से चलना स्टार्ट कर देता। अगर आपके पास क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई पिंड विराम अवस्था से चलना स्टार्ट करता है, एनी बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट दिया गया हो, तो वहां पर हमेशा इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग को 0 लेते हैं। ठीक है, यानी अगर आपको क्या दिया गया है कि कोई पिंड विराम अवस्था से चलना स्टार्ट करता है, विराम अवस्था से गति करता है, विराम अवस्था से गति प्रारंभ करता है, गति प्रारंभ करता है, तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग क्या होगा, यहां पर 0 होगा। और अगर सेकेंड कि कोई पिंड जो है वो अंतिम में क्या हो जाता है, रुक जाता है, अंतिम में रुक जाता है, अंतिम में रुक जाता है यानी स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। तो जब अंतिम में स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, तो यहां पर जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है, वो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। बस इन्हीं का खेल होता है, इन क्वेश्चंस में इन्हीं का खेल होता है। अगर ये चीजें आप लोगों को समझ आ गई, तो अब इसके क्वेश्चन जो है आप लोग इजीली यहां पर कर सकते हैं। क्लियर है कि कोई पिंड अगर विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है, यानी एनी बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, तो उस केस में प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। और वो कोई पिंड जो है विराम अवस्था की तरफ जाता है, अंतिम में रुक जाता है, तो उस केस में अंतिम वेग जो है वो क्या हो जाएगा, उसका 0, यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी 0। क्लियर है ये पॉइंट? हाँ जी, यहां पर ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अगर ये दोनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गए, तो अब हम जो है इसके 2 क्वेश्चंस में लेकर आया हूं, उसके बाद जो है नया टॉपिक में स्टार्ट करूंगा, जो आपका किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण गति। बिल्कुल 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 बिल्कुल, चलिए
चलिए अब यहां पर जो है क्वेश्चन देख लीजिए भाई। चलिए एक क्वेश्चन पढ़िए इसको और इसको थोड़ा सा आंसर करने की कोशिश करें। चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की, इसमें दो क्वेश्चन छिपे हैं, इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छिपे हैं। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को और जो मैंने पहला पॉइंट आपको बताया, पहला पॉइंट, अगर सेम बॉडी है तो उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए भाई। यानी इसका मतलब है दो केस दिए गए हैं तो दोनों के केस में जो है त्वरण आपका एक समान होगा, तभी तभी आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन वहां पर अप्लाई हो सकती है। ठीक है, चलो पढ़ो। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही कार को कम से कम 6 मीटर के बाद ब्रेक द्वारा रोका जा सकता है। यदि वह कार 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तो न्यूनतम रुकने की दूरी क्या होगी? सबसे पहले यहां पर अंतिम में क्या हो रहा है? ब्रेक द्वारा रोका जा सकता है, ब्रेक द्वारा रोका जा सकता है। यानी अंतिम वेग जो है उसका, अंतिम वेग जो है इसका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अंतिम वेग दोनों केसेस में अंतिम वेग जीरो हो जाएगा। तो इस केस में भी अंतिम वेग क्या होगा भाई? इस केस में भी v1 है और इसको अगर दूसरा केस माने v2 तो ये भी क्या हो जाएगा? यहां पर जीरो हो जाएगा। यहां पर देख लीजिए कि पहले केस में ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, यानी ये प्रारंभिक वेग, पहले केस का प्रारंभिक वेग होगा और ये वाला जो है दूसरे केस का प्रारंभिक वेग होगा u2। तो यानी यहां पर देखो प्रारंभिक वेग और ये जो है आपका क्या, इसको 6 मीटर बाद रोका जाता है, तो यानी ये आपका S1, यानी पहले केस के लिए ये तय की गई दूरी होगी। ठीक है, अब इसको समझते हैं। यहां पर देख लीजिए गिवन वैल्यूज आपके पास क्या? u1 प्रारंभिक वेग जो है आपके पास 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है पर आर है। ठीक है, दूसरा आपका जो है, दूसरा यहां पर जो है आपको क्या दिया गया है? S1 डिस्टेंस कवर्ड जो है इसने कितनी? 6 मीटर दूरी करी। और v1 जो है अंतिम वेग जो है इसका, पहले केस में अंतिम वेग जो है यहां पर क्या है? अंतिम वेग जो है ये जीरो है। दूसरे केस के लिए देखते हैं भाई, दूसरे केस के लिए u2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। और दूसरे केस में S2 की वैल्यू आपको निकालनी है। इसने बोला कि कितने दूरी तय करेगा, कितने दूरी तय करेगा, कितनी दूरी तय करेगा, तो S2 की वैल्यू निकालनी है और V2 की वैल्यू यहां पर क्या है? जीरो हो जाएगी। तो यहां से देखो S, V और S, U और V में आपको रिलेशन, तो यहां पर आपके पास एक जो है क्या आ जाएगा? कौन सा रिलेशन लगाओगे भाई? S, V और जो कि टाइम के साथ इसका रिलेशन नहीं होगा तो कौन सा रिलेशन लगाओगे? तो यहां से अगर आप एक चीज पॉइंट ध्यान रखना कि इस वाले से एक चीज आप फाइंड करोगे, इस वाले से आप एक्सेलरेशन फाइंड करोगे और जो एक्सेलरेशन यहां पर आएगा वही एक्सेलरेशन यहां पर रहेगा और वो एक्सेलरेशन की वैल्यू इस सेम इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास S2 की वैल्यू यहां पर आ जाएगी। तो कैसे निकालेंगे भाई यहां पर? हाँ जी, कैसे निकालेंगे? तो आपकी कौन सी इक्वेशन? आपकी तीसरी इक्वेशन। तो जो है आपके यहां पर तीसरी इक्वेशन कौन सी है? बताओ बताओ, गति के समीकरण की तीसरी इक्वेशन कौन सी है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस कितना है? 2as होगा, होगा कि नहीं? 2as। तो देखो यहां पर अंतिम वेग क्या है? जीरो। देखो जब रुक रहा है तो एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव आएगा, क्यों? क्योंकि मंदन होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो यहां पर देखो यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? -2as हो जाएगा। तो यहां से a की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो a क्या? नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा और इसकी वैल्यू क्या होगी? यहां पर ये u स्क्वायर अपॉन 2s होगा और u की वैल्यू कितनी है? 50 का स्क्वायर कर दो भाई, 50 का स्क्वायर कर दो और यहां पर 2s, s क्या है? यहां पर s की वैल्यू कितनी है? 6 मीटर है। s की वैल्यू कितनी है? 6 मीटर है। तो यहां पर यही a की वैल्यू यहां पर होगी, a की वैल्यू यहां पर होगी, तो यही a की वैल्यू अगर यहां पर आप पुट करोगे तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा? s की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब देखो यहां पर इसी इक्वेशन में s की वैल्यू क्या आएगी भाई? s की वैल्यू इसी इक्वेशन में, अगर इसी इक्वेशन में S2 की वैल्यू निकालें तो S2 की वैल्यू क्या होगी? U2 का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा?
2a माइनस 2a हो जाएगा। तो s2 की वैल्यू यहां पर u स्क्वायर कितना है 100 का स्क्वायर 2a a कितना है यहां पर देखो a की वैल्यू आप 50 का स्क्वायर रख दोगे और यहां पर ये ऊपर चला जाएगा तो 2 गुणा 6 हो जाएगा। अब सॉल्व करो भाई इसको, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो यहां पर ये 50 गुणा 2 है, ये आपका 50 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर है इंटू यहां पर 6 है, नीचे क्या है 50 का स्क्वायर है। देखो ऐसे सिंपल कैलकुलेशन हो जाते हैं। और ये आपका 2 दूना 4 और 4 छक्का कितना होता है 4 छक्का कितना होता है 24। तो कितना मीटर 24 मीटर ये भागा होगा, 24 मीटर ये भागा होगा। तो इस प्रकार से यहां पर आप निकाल सकते हैं। ठीक है। हाँ, अगर एक्सेलरेशन समान होता है, एक्सेलरेशन समान होता है, बिल्कुल अगर एक्सेलरेशन समान होता है तो इस केस में आप जो है, इस केस में आप जो है, अगर एक्सेलरेशन समान होता है तो इस केस में आप जो है यहां पर देख रहे होंगे तो u स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2as यानी u स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s होता है। तो अब यहां पर फाइनल फॉर्मूला में लिख दूंगा u1 का स्क्वायर अपॉन u2 का स्क्वायर, u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू s1 अपॉन s2। अब देखो मैंने सिंपल फॉर्मूला बता दिया। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आपको पता है कि यहां पर जो प्रारंभिक वेग है वो किसके डिस्टेंस कवर के समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से u1 का स्क्वायर अपॉन u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू s1 अपॉन s2 आ जाएगा। अब डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करो वैल्यू। u1 कितना है 50 का स्क्वायर है, कितना है 50 का स्क्वायर है। u2 कितना है 100 का स्क्वायर है, कितना है 100 का स्क्वायर है। s1 कितना है s1 कितना है 6 है। s2 कितना है s2 निकालना है। तो s2 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी भाई, ये देखो 6 गुणा 100 का स्क्वायर बटे यहां पर क्या हो जाएगा 50 का स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 6 गुणा 100 बटे 50 का इन दोनों का होल स्क्वायर। तो 50 गुना 100 होता है तो 6 गुना कितना हो जाएगा 4, 6 गुना 4 कितना हो गया 24 मीटर। तो ये शॉर्टकट तरीका है। तो अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो कि अगर कोई पिंड जो है प्रारंभिक अंतिम वेग उसका शून्य है, अंतिम वेग शून्य है तो उसका प्रारंभिक वेग जो है उसके तय की गई दूरी के समानुपाती होता है। अगर आप समानुपाती वाला जो है कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर इज इक्वल टू s1 अपॉन s2 और डायरेक्टली आपके पास यहां पर 24 मीटर आपके पास यहां पर आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है यहां पर क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। देखो पहले आपने यहां पर जो है, देखो पहले आपने जो है बड़े कॉन्सेप्ट से यहां पर समझा था क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको जो है यहां पर इक्वेशन लगाने का, क्योंकि समय नहीं दिया गया है। अगर समय नहीं है तो दोनों इक्वेशन, पहली दो इक्वेशन आप लगा नहीं सकते। ठीक है, तो तीसरी इक्वेशन का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर है ये पॉइंट। और फाइनली हमने जो है इसका शॉर्ट फॉर्मूला यहां से निकाला है कि अगर किसी वेग का, ध्यान रखना यहां पर लिख लीजिए, अगर किसी पिंड का अंतिम वेग शून्य होता है, तो प्रारंभिक वेग का स्क्वायर जो है वो डिस्टेंस तय की गई दूरी के समानुपाती होता है। बस ये पॉइंट आपको यहां पर, if final velocity of a body is 0 then square of initial velocity is directly proportional to distance covered by the body। क्लियर है। तो ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे लगता है कि यहां पर ये दोनों पॉइंट आप लोगों को समझ आ चुका होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। चलिए थोड़ा सा आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करना भाई, मैं पढ़ लेता हूं और समझा देता हूं कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। थोड़ा सा देखो, अभी नहीं लगेगा आपका दिमाग कि एकदम से कौन सी इक्वेशन लगाए। आप जब आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करते करते जो है आप लोग जो है इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जो अब बहुत सालों बाद फिजिक्स का कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे। ठीक है, अब उनके दिमाग में चल रहा है हाँ पढ़ा था उस टाइम पे। ठीक है, चलिए, यदि कोई पिंड जिसका प्रारंभिक वेग शून्य है, एक समान त्वरण
के साथ गति कर रहा है तो पांचवें सेकंड में उसके द्वारा तय की गई दूरी बताइए। पांचवें सेकंड में उसके द्वारा तय की गई दूरी बताइए। अब देखो यहां पर समझने वाली बात जो है, वो समझने वाली बात क्या है भाई, बताओ क्या क्या चीजें। आप देखो, आपको कुछ चीजें आपको डायरेक्टली नहीं गिवन होगी, नहीं दी होगी डायरेक्टली, आपको क्वेश्चन से ढूंढनी है कि क्या चीज आपको दी है, क्या चीज नहीं दी है। बताओ भाई। तो कौन सा फॉर्मूला, एसएन वाला फॉर्मूला लगाओगे। यहां पर कौन सा एसएन फॉर्मूला, एन यहां पर क्या है, एन है पांचवा, एन है यहां पर पांचवें सेकंड में, तो 5 एन की वैल्यू 5 है, तो पांचवें सेकंड में आप जो है यहां पर डिस्टेंस कवर्ड निकालोगे, पांचवें सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड निकालोगे। सी आंसर बता रहे, ए आंसर बता रहे जिम जैम। चलिए देखते हैं। और चलिए देखते हैं भाई। देखो, यदि कोई पिंड जिसका प्रारंभिक वेग शून्य है, यहां पर क्या चीज हमको दे रखी है, प्रारंभिक वेग शून्य है, u की वैल्यू शून्य दे रखी है, ये पॉइंट ध्यान रखना, और n की वैल्यू 5 दे रखी है, पांचवें सेकंड में आपको निकालना है। और आपको पता है Sn बराबर u प्लस a बाई 2, और यहां पर a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपके पास गिवन है। a इंटू 2n-1 हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करो भाई, तो s5 जो है पांचवें सेकंड में आपको, पांचवें सेकंड में आपको जो है u की वैल्यू, यहां पर देखो u की वैल्यू शून्य पुट कर देंगे, यहां पर 8/2, और ये 2 गुणा 5 माइनस 1, तो यहां पर ये कितना हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 चको 8 हो गया, 4, 5 दूना 10, 10 माइनस 1, तो ये कितना हो गया, 4 गुणा 9, और 9 चको कितना होता है, 36, तो कितना, 36 मीटर जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन कह रहा था, ये सी, बिल्कुल प्रीति सही कह रहे, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन जो इसके मैं आप लोगों को कराऊंगा जब मैं ये पूरा जो है आपका मोशन वाला चैप्टर जो है, गति वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद जो बच रहा है एक जो है आपके न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, आपके यानी न्यूटन के गति के नियम बच रहे हैं, तो उसको हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज ये आपका जो है ग्रेविटेशन वाला यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एस एन पांचवें सेकंड में कितनी गति, कितने चला है वो, 36 मीटर चला है। क्लियर है, तो 36 मीटर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम चलते हैं। अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मोशन ऑफ बॉडी अंडर ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण शरीर की गति या पिंड की गति। अब देखो, गुरुत्वाकर्षण के कारण दो प्रकार से गति देखी जा सकती है, एक आपका फ्री फॉल, हाँ जी, एक आपका फ्री फॉल, एक आपका हम क्या बोल सकते हैं यहां पर, फ्री फॉल, फ्री फॉल बोल सकते हैं, और एक आप जो है जब पिंड को ऊपर की तरफ क्या करोगे, ऊपर ऊर्ध्वाधर दिशा में आप चलाओगे, तो दो कंडीशन हो सकती है, कोई चीज आप ड्रॉप कर रहे हैं और कोई चीज आप जो है ऊपर की तरफ चला रहे हैं, तो ये दो कंडीशन यहां पर होंगी। तो सबसे पहले हम, और यहां पर ध्यान रखना है भाई कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम इस्तेमाल करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहां पर जी इस्तेमाल करते हैं, और जी की वैल्यू हम कितना रखते हैं, 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रखते हैं। तो जी जो है यहां पर, इस जी को बोला जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण इसको बोला जाता है। इस गुरुत्वीय त्वरण का हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे। तो पहली कंडीशन आपकी कौन सी है, फ्री फॉल की है। तो पहली कंडीशन आपकी कौन सी है, फ्री फॉल की है। फ्री फॉल का मतलब है कि किसी पिंड को ऊपर से आपने छोड़ा तो वो फ्रीली ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ आएगी, तो ये वाली आपकी फ्री फॉल। यहां पर भी ग्रेविटी के कारण इसका जो है मोशन होगा, और एक बॉल को आप ऊपर की दिशा में चलाते हैं, तो ऊपर की दिशा में जब आप चला रहे हैं तो वो ग्रेविटी के विरुद्ध उसका क्या होगा, ग्रेविटी के विरुद्ध उसका
एक्सेलरेशन होगा तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू हम क्या लेते हैं। और जब हम यहां पर फ्री फॉल की बात करते हैं या ऊपर की दिशा में किसी पिंड को चलाया जाता है और अगर हम गुरुत्व त्वरण की वजह से जो आपका गति होती है पिंड की, उसमें कैसे हम गति के समीकरण लिखते हैं, तो वो गति के समीकरण यहां पर देखा जाएगा। ठीक है, चलिए, तो पहली कंडीशन आपकी क्या है, आपका फ्री फॉल है। तो फ्री फॉल का मतलब है कि यहां पर आप डायग्राम अगर देख रहे होंगे तो आप जो है कुतुब मीनार के ऊपर चढ़े हैं और कुतुब मीनार से आप क्या कर रहे हैं, कुतुब मीनार से आप जो है यहां पर बॉल को चला रहे हैं नीचे की तरफ, नीचे की डायरेक्शन में बॉल को चला रहे हैं। तो यहां पर ध्यान रखना, जब बॉल को नीचे की डायरेक्शन में फ्री फॉल कराया जाता है तो ये जो है प्रारंभिक वेग इसका हमेशा क्या होगा, जीरो। जब भी फ्री फॉल की कंडीशन होगी, ध्यान रखना, जब भी फ्री फॉल की कंडीशन होगी तो प्रारंभिक वेग क्या होगा, जीरो होगा। तो हमेशा प्रारंभिक वेग की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा वेग जो है जब ये धरती को टच करने वाला होगा, तो जस्ट जब टच करने वाला होगा तो उस समय पर इसका वेग जो है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, और जब ये यहां से यहां तक जो है डिस्टेंस कवर कर रहा है, उस डिस्टेंस कवर को इसका हाइट ऑफ फ्री फॉल हम बोलेंगे। यहां पर एच को हमने क्या बोला, एच को हमने बोला कितनी ऊंचाई से ये गिर रहा है, हाइट ऑफ फ्री फॉल हमने यहां पर बोला। अब देखो, पिंड द्वारा गति हुई होगी, जब पिंड द्वारा गति हुई होगी तो जब ये नीचे की दिशा में चल रहा होगा, ध्यान रखना, जब फ्री फॉल होता है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी यही, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी यही और मोशन की डायरेक्शन भी यही। तो यहां पर एक्सेलरेशन जो है वो आपका धनात्मक एक्सेलरेशन लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, अब यहां पर कंफ्यूजन आप ये होते हैं कि धनात्मक एक्सेलरेशन, धनात्मक त्वरण कहां पर लेंगे और ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण जब आप ऊपर चलाओगे तो ग्रेविटी के अगेंस्ट आप जो है वहां पर बॉडी का मोशन हो रहा है। जब किसी चीज का अगेंस्ट विपरीत मोशन होता है तो वहां पर आप जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या पुट करोगे, वहां पर नेगेटिव पुट करोगे। तो यहां पर पुट करोगे आप, देखो फ्री फॉल के केस में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए भाई, इनको कवर कर लीजिए। फ्री फॉल के केस में, फ्री फॉल का केस, फ्री फॉल के केस में यहां पर देखो प्रारंभिक वेग जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। प्रारंभिक वेग क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, यहां पर अंतिम वेग क्या होगा, यहां पर v क्या है, यहां पर v, इसको हम क्या बोलेंगे, इसका प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी, v इसकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग। और यहां पर देखो s की जगह हम क्या लिखेंगे, h लिखेंगे। h है तय की गई ऊंचाई, यानी ये क्या है, इसका ऊंचाई है, ये पिंड द्वारा तय की गई ऊंचाई है। और यहां पर देखो जब फ्री फॉल का केस है, एक्सेलरेशन यहां पर प्लस जी होगा। यहां पर ध्यान रखना, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पर क्या होगी, प्लस जी होगी। जब प्लस जी है तो वो तीनों इक्वेशन को आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और फ्री फॉल के केस में, फ्री फॉल के केस में आप जो है यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं। तो पहला देखो, तो पहली इक्वेशन कौन सी होती है भाई, जनरल जो है, जनरल 3 इक्वेशन होती है आपकी। जनरल इक्वेशन जो है, जनरल इक्वेशन जो है वो 3 इक्वेशन होती है। अब देखो उन्हीं इक्वेशन से यहां पर फ्री फॉल के लिए हम जो है आपका क्या है, ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पर डिराइव करेंगे। पहला जो है v बराबर u प्लस एटी, दूसरा होता है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरा होता है यहां पर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब यहां पर लगाओ कि हमने v, यहां पर देखो ये किसके लिए, ये आपका इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉल, यहां पर गति के समीकरण, फ्री फॉल के लिए गति के समीकरण, गति के समीकरण। अब आप पहला बताओ, पहला, अब यहां पर u की वैल्यू क्या है, जीरो। जब u की वैल्यू जीरो है तो v बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर a g हो जाता है प्लस g, और v बराबर g प्लस t। तो पहली इक्वेशन फ्री फॉल के केस में हो गई v बराबर g प्लस g
टी, तो यहाँ पर प्लस ना करके इसको मैं यहाँ पर सिर्फ रहने देता हूं जीटी, फिर आप कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ पर आपने क्या लिखा है, इसको टी लिखा है। दूसरी इक्वेशन, अब देखो यहाँ पर दूसरी इक्वेशन, अब यहां पर देखो u की वैल्यू को हम पुट कर देंगे 0, a की वैल्यू को g रख देंगे, तो s को हम क्या बोलते हैं, s को h बोलेंगे, तो h बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, हाफ ये GT² हो जाएगा। तो सेकेंड इक्वेशन फ्री फॉल, सेकेंड यानी दूसरी गति का समीकरण फ्री फॉल के केस में, और तीसरा आपका जो है यहां पर क्या हो जाएगा, v², u यहां पर 0 हो जाएगा, तो v² बराबर और ये 2g हो जाएगा, और यहां पर ये s की जगह हम क्या रखेंगे, s की जगह यहां पर हम क्या रखेंगे, h रखेंगे, s जगह h रखेंगे। तो यहां पर जो है आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा भाई, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यहां पर v की वैल्यू तो √2gh, अगर आपसे अंतिम वेग h की वैल्यू कि आपको किसी पिंड को 30 मीटर की हाइट से फ्री फॉल कराया गया है, तो उसका आपको अंतिम वेग निकालना है, तो अंतिम वेग यहां से निकाल सकते हैं। तो अंतिम वेग कैसे निकालोगे, तो यहां पर देख लीजिए, इस प्रकार से आप जो है इसका अंतिम वेग निकाल सकते हैं। तो v इस यहां पर स्क्वायर रूट हो जाएगा √2gh। अगर आपसे पूछ लिया जाए h की वैल्यू निकालनी है तो v²/2g आप यहां पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है आपके इक्वेशन ऑफ मोशन, जब आपका क्या होगा, ये कोई भी पिंड जो है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की तरफ गिर रहा होगा, तो ये नीचे की तरफ गिरने का मोशन की जो है आपके मोशन है, यानी उसका इक्वेशन यहां पर हमने लिखे हैं, गति के समीकरण हमने यहां पर लिखे हैं। क्लियर है भाई, हाँ हो गया। अरे u तो 0 होगा प्रीति u 0 होगा, इसमें u 0 होगा, मैंने पहले ही नोट पॉइंट ध्यान रखना है, ये नोट पॉइंट है कि फ्री फॉल के केस में प्रारंभिक वेग हमेशा 0 होता है, प्रारंभिक वेग हमेशा 0 होता है, यानी आप प्रारंभ से उसको चलाओगे ऊपर से 0 होता है। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर है तो तब आप जो है यहां पर u की वैल्यू को 0 कर दोगे, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन फ्री फॉल के केस में आपको यहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये क्या था आपका, ग्रेविटी के कारण h कितनी ऊंचाई जो है ये तय करता है, तो ये इक्वेशन आप यहां पर लगा सकते हो। ठीक है, अब आपको जनरल इक्वेशंस याद होंगी और ये वाली कंडीशन आपको फ्री फॉल की कंडीशन याद होगी, तो आप इनके लिए इक्वेशन लगा सकते हैं। क्लियर है, आई होप ये पॉइंट यहां पर आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। चलिए, तो यही चीज मैंने यहां पर भी लिखी है कि ये तीनों इक्वेशन तो मैंने बताई थी, हाँ HN वाली, कि जो है 5वें सेकंड या 10वें सेकंड में यहां पर कितना जो है उसके द्वारा ऊंचाई तय की गई होगी, तो ये भी आप g/2 2n-1 u की वैल्यू वहां पर क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो यहां देखना कि जब आप जो है नीचे की तरफ u की वैल्यू 0 और a की वैल्यू कितनी होती है, +g होती है, एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि वो जो है त्वरण जो है वो गति की दिशा में, क्योंकि यहां पर प्लस क्यों है, क्योंकि त्वरण जो है वो क्या होता है, त्वरण गति की दिशा में होता है, त्वरण गति के दिशा में। तो जब त्वरण गति की दिशा में लगता है इसलिए a जो है आपका क्या होता है, +g होता है। क्लियर है, इसलिए आपका a जो है वो +g होता है। v बराबर gt, h बराबर हाफ GT² और v² बराबर 2gh, hn बराबर g/2 2n-1। इस प्रकार से आप जो है इक्वेशन ऑफ मोशन फ्री फॉल के लिए लिख सकते हैं। क्लियर है, तो आई होप ये पॉइंट भी आप लोगों को यहां से क्लियर हो चुका होगा। अब सेकंड केस यहां पर कौन सा है, सेकंड केस यहां पर देख लीजिए भाई, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि जब जो है देखो प्रारंभिक में जो है उसकी प्रारंभिक वेग 0 था, जैसे जैसे वेग बढ़ता जाएगा उसका s की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, s की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। अगर हम फ्री फॉल के केस में अगर हम जो है डिस्टेंस वर्सेस टाइम, डिस्टेंस कवर्ड ऊंचाई और समय में अगर हम जो है ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस प्रकार का ग्राफ हमको मिलता है। और अगर हम वेग समय ग्राफ निकालते हैं तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो आपको लीनियर मिलेगा। और आपको देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकालते हैं तो यहां पर जो है एक्सेलरेशन हमेशा से क्या होगा, जी होगा, और ये आपका कौन सा है, पॉजिटिव जी है, और ये जी की वैल्यू कभी भी क्या नहीं होती है, चेंज नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये जो है आपका ग्राफ बनता है। यहां पर दूरी, ऊंचाई, समय ग्राफ,
ये वेग समय ग्राफ यहां पर लिख देता हूं मैं। ये क्या है, ये आपका ऊंचाई समय ग्राफ है, ये है आपका वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, और ये है आपका त्वरण समय ग्राफ, त्वरण समय ग्राफ। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए चलिए, अब दूसरा है आपका वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। अगर किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊपर की ओर फेंका जाता है, यानी कोई पिंड यहां पर था पहले, इनिशियली प्रारंभिक यहां पर था, प्रारंभिक यहां पर था, तो जब इसको चलाया जाता है तो अब यहां पर जो है प्रारंभिक ऊपर चलाया जाता है, तो ऊपर किसी वेलोसिटी से इसको चलाया जाएगा, और ये यहां तक पहुंचने पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहां पर 0, यानी प्रारंभिक वेग होगा इसको, जब यहां पर, यहां से इसका उल्टा क्या होता है, वेलोसिटी 0 हो जाती है, और 0 होने, किसी भी चीज को ऊपर चलाओगे तो ऊपर किसी डिस्टेंस, कोई सर्टेन हाइट कवर करने पर v की जो अंतिम वेग है वो 0 हो जाता है, उसके बाद वो वापस से इस डायरेक्शन में, अगर देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, यानी ये आपका जो है गति की दिशा है, ये क्या है, गति की दिशा, गति की दिशा। और आपको पता है दिशा त्वरण की, जी की दिशा, तो जी की दिशा क्या है, नीचे, जी की दिशा नीचे है, जी की दिशा नीचे है, क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन जो है, त्वरण जो है, गुरुत्वीय त्वरण गति की दिशा के विपरीत है, इसलिए यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू को क्या लिखा जाता है, -g लिखा जाता है। और यहां पर क्या ध्यान रखना है कि ये आपने कितनी डिस्टेंस, ये किसी पिंड ने h डिस्टेंस कवर करी है, h डिस्टेंस कवर करी है, ये किसी पिंड ने h डिस्टेंस कवर करी है, प्रारंभिक वेग इसका होगा, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग 0 नहीं हो सकता, और अंतिम वेग क्या होगा, यहां पर अंतिम वेग 0 होगा। तो ध्यान रखना इस केस में अंतिम वेग, जब आप ऊपर की तरफ किसी पिंड को फेंक रहे हो तो अंतिम वेग हमेशा, अंतिम वेग हमेशा, अंतिम वेग हमेशा 0 होगा, हमेशा 0 होगा। तो बस यही अंतर है कि पहले वाले में प्रारंभिक वेग 0 होता है, और दूसरे वाले में जो है जब हम ऊपर की तरफ जो है किसी पिंड को चलाते हैं तो उस केस में जो है अंतिम वेग जो है 0, और इसका एक्सेलरेशन जो है, त्वरण जो है वो ऋणात्मक होता है। अगर ये पॉइंट आप लोगों को यहां पर समझ आए तो अब इसके इक्वेशन ऑफ मोशन इसके लिए भी आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे अभी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पर लिखेंगे। ये है भाई डायग्राम, अगर आपको दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि आपने ये खुद से भी किया होगा कि ये बॉल जो है ऊपर की तरफ चला रहा है, तो जब बॉल ऊपर की तरफ जा रही है तो ये प्रारंभिक वेग u से जा रही है, और अंतिम वेग इसका क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और ऊपर की दिशा में यहां पर एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, -g होगा। अगर आपको ये चीजें क्लियर है तो अब इसके इक्वेशन ऑफ मोशन आप इसके लिए लिख सकते हैं। यानी अगर आप जनरल इक्वेशन की बात करते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी सामान्यता जो आपकी गति के समीकरण होते हैं, तो चारों लिख लेते हैं। एक आपका v बराबर u प्लस at होता है, और दूसरा आपका s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, और तीसरी इक्वेशन जो है वो क्या होता है भाई, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है, और चौथी इक्वेशन जो है वो Sn हम लिखते हैं, Sn क्या होता है भाई, Sn होता है u प्लस a/2 इंटू 2n-1, ठीक है। अब यहां पर जो है, अब जो है ऊपर की दिशा में, ऊपर की दिशा के लिए, ऊपर की दिशा के लिए, ऊपर की दिशा में गति के समीकरण। अब लिखो भाई, आपको पता है कि पहली इक्वेशन आप लिखोगे
तो यहां पर देखो v की वैल्यू क्या होगी 0। जब v की वैल्यू 0 होगी तो यहां पर v की वैल्यू 0 हो गई, u की वैल्यू और a की वैल्यू क्या होती है माइनस a की वैल्यू क्या होती है माइनस g इंटू टी। तो यहां से इक्वेशन निकल कर आ जाएगी u बराबर g इंटू टी, u बराबर g इंटू टी। पहली इक्वेशन आपकी निकल गई u बराबर g इंटू टी। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन यहां पर लगाओ भाई। s को आपने क्या बोला h बोला, यहां पर प्रारंभिक वेग और यहां पर ये एस एच बराबर क्या हो जाएगा u इंटू टी प्लस हाफ यहां पर a की जगह क्या हो जाएगा माइनस जी इंटू यहां पर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। तो यहां पर इक्वेशन क्या बन गई आपकी h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये यहां पर आपकी क्या बन जाएगी इक्वेशन बन जाएगी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तीसरी इक्वेशन यहां पर बताओ, यहां पर v की वैल्यू को 0 कर देंगे, तो v की वैल्यू को 0 कर देंगे तो u स्क्वायर प्लस 2 a की जगह माइनस g आ जाएगा और s की जगह क्या आ जाएगा h आ जाएगा। तो यहां से ये उधर चला जाएगा तो u स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू जी इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, और चौथी इक्वेशन यहां पर किसकी Sn की, और Sn का मतलब है Hn आपको निकालना है। तो Hn क्या हो जाएगा u तो u ही रहेगा और g आपका a क्या हो जाएगा माइनस जी बटे 2 और ये कितना हो जाएगा 2n माइनस 1। तो ये आपके पास चार जो है इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी जब कोई पिंड जो है वो नीचे ऊपर की तरफ गति कर रहा है, ऊपर की तरफ यानी गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गति कर रहा है। अगर गुरुत्वाकर्षण के साथ फ्री फॉल की कंडीशन है तो इससे पहले हम देख चुके हैं, तो फ्री फॉल की कंडीशन है तो इससे पहले हम यहां पर देख चुके हैं। फ्री फॉल की कंडीशन में ये यहां पर हम इक्वेशन यहां पर देख चुके हैं। फ्री फॉल की कंडीशन में ये तीन इक्वेशन, चौथी इक्वेशन भी लिख सकते हैं यहां पर। तो चौथी इक्वेशन क्या हो जाएगी भाई, वो Hn वाली हो जाएगी, u 0 हो जाएगा। तो यहां पर चौथी इक्वेशन भी मैं लिख देता हूं, तो ये Hn जो है वो क्या हो जाएगा u की वैल्यू 0 तो g/2 इंटू 2n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 2n माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए, हाँ जी, यहां तक क्लियर हो गया ये पॉइंट? बताओ भाई, यहां तक क्लियर हो गया ये पॉइंट? यहां तक मुझे लगता है कि सारे पॉइंट्स जो है यहां पर क्लियर हो गया होगा, एक एक करके मैं समझा रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो ये जो है आपको रटने की जरूरत नहीं है, इनको याद करो, बाकी के बाकी अपने आप हो जाएंगे। अब इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये मैंने यहां पर आपको बताया है, ये मैंने यहां पर बताया है कि एक्सेलरेशन ए की वैल्यू क्या होगी माइनस जी होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, यहां पर जो है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में गति, इसलिए ए की वैल्यू को माइनस जी रखा गया है। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट पर अंतिम वेग जो है, मैक्सिमम हाइट पर अंतिम वेग क्या होता है, अंतिम वेग हमेशा क्या होगा, अंतिम वेग हमेशा क्या होगा शून्य होगा। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को यहां पर पता है, यही पॉइंट जो है हमने अभी पीछे डिराइव किए हैं। यही 5 पॉइंट जो है, 5 इक्वेशन जो है, इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 इक्वेशन, तो यही 4 इक्वेशन हमने यहां पर पीछे भी डिराइव की है। तो आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर क्लियर हो चुकी होगी। तो अब मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है मोशन का कंप्लीट हो गया। अब आपका एक टॉपिक मोशन का बचा हुआ है, वो है आपका जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी जो है न्यूटन के गति के नियम। तो वो जो है कल वाले पार्ट में मैं कराऊंगा। अब इसका देखो, जब आपका ऊपर की तरफ गति हो रही है तो देखो मैं यहां पर ग्राफ पहले देखो एस कवर कर रहा है, पहले ये ऊपर तक गया, वापस से अपनी दिशा, और उसकी देखो जब पहले ऊपर की तरफ फेंका गया तो डिस्टेंस कवर कर रहा है, फिर यहां पर वेलोसिटी 0 होकर फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है, और अंतिम में इसका वेग जो है यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर डिस्टेंस कवर्ड जो है, वेग जो है डिस्टेंस कवर्ड जो है वो क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। तो इतनी डिस्टेंस इसने कवर करी है, प्लस ये। और आपको पता है कि जब उसको ऊपर फेंका गया होगा तो v उसका यहां पर क्या हो गया, जब देखो यहां पर कुछ उसका प्रारंभिक वेग था, तो अब ये जो है इस पॉइंट पर जब ये चला होगा तो v की वैल्यू क्या होगी, इसकी 0 होगी। फिर उल्टे दिशा में आप ये मोशन करेगा और ये आपका यहां पर u आ जाएगा, और ये वैल्यू जो है इसकी क्या हो जाएगी, u हो जाएगी।
ठीक है। और आपको पता है यहां पर एक्सेलरेशन आपका क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन ये हमने इसके नीचे यहां पर दर्शाया है। तो ये आपका कौन सा है, ये ऊंचाई समय ग्राफ, ये ऊंचाई समय ग्राफ है जब ये ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, ये वेग समय ग्राफ है, ये क्या है, वेग समय ग्राफ। और यहां पर ये आपका त्वरण समय ग्राफ, त्वरण समय ग्राफ है, ठीक है। आई होप ये चीजें आप लोगों को यहां पर क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए भाई क्वेश्चन देखिए इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। यदि किसी पिंड को 15 मीटर प्रति सेकंड की वेग से ऊपर फेंका गया है, ऊपर फेंका जाता है, ऊपर फेंका जाता है, तो यानी ये क्या हो गया, इसका प्रारंभिक वेग होगा। प्रारंभिक वेग कितना हो गया, 15 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो शरीर द्वारा, पिंड द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई आपको निकालनी है। और यहां पर बोल रहा है जी की वैल्यू को आप जो है 10 मीटर प्रति सेकंड मान सकते हैं। तो 10 मीटर प्रति सेकंड आप यहां पर जी की वैल्यू को मान लीजिए। अब देखो यहां पर रटने की जरूरत नहीं कि आपको जनरल इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। यहां पर आपको पता है कि जब ऊपर फेंका जाता है तो अंतिम वेग इसका क्या होता है, 0 होता है। अंतिम वेग क्या होगा, 0 होगा। जब अंतिम वेग 0, एच और जी में रिलेशन, आपको टाइम में रिलेशन नहीं दिखाना है। जब टाइम में रिलेशन नहीं दिखाना होता है तो वो आपकी कौन सी, हाँ जी कौन सी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन होती है। और तीसरी इक्वेशन क्या होती है भाई, पता है तीसरी इक्वेशन कौन सी होती है? तो तीसरी इक्वेशन आपको पता है कि v स्क्वायर बराबर u, जनरल इक्वेशन से डिराइव कर रहा हूं मैं, u स्क्वायर प्लस 2as होता है। आपको पता है यहां पर v की वैल्यू क्या है, 0 है। और g जो है आपका क्या होगा, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो g की वैल्यू क्या होगी, -10 मीटर प्रति सेकंड होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। अब यहां पर u की जगह इसको वैल्यू पुट कर दो, u की जगह वैल्यू पुट कर दो 15 का स्क्वायर प्लस 2, a कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा क्योंकि ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। और s की जगह क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो यहां से आप जो है वैल्यू पुट कर सकते हैं कि यहां पर, और मैंने वहां पर क्या निकाला था, u स्क्वायर बराबर क्या निकाला था, 2 इंटू जी इंटू एच निकाला था कि नहीं। अब u की वैल्यू पुट करो तो u की वैल्यू 15 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10 गुणा h। तो h की वैल्यू यहां से फाइंड करो तो h की वैल्यू 15 का स्क्वायर बटे 2 गुणा 10 हो जाएगा। तो 15 गुणा 15 करेंगे, अब सिंपल कैलकुलेशन आनी चाहिए, 2 गुणा 10 कर देंगे। जब इसको 2 गुणा 10 कर देते हैं तो यहां पर जो है अगर इस 10 को हटाएं तो डेसिमल यहां पर लग जाता है। 15 की आपको पता है कि 225 होती है और दशमलव यहां पर लग जाएगा और बटे 2 करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया 11.25 मीटर। तो कितनी दूरी तय करेगा, 11.25 मीटर दूरी तय करेगा। तो ऑप्शन जो है यहां पर कौन सा, ऑप्शन जो है यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ऑप्शन यहां पर कौन सा हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है, हाँ जी पॉइंट क्लियर हो गया भाई। चलिए अगर पॉइंट क्लियर हो गया तो दूसरा क्वेश्चन यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहां पर देख सकते हैं, देख लीजिए भाई। अंतिम क्वेश्चन है आज का, इसके बाद क्लास को एंड करेंगे, इसके बाद आपकी मैथमेटिक्स की क्लास होगी। चलिए एक पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आराम से गिर जाता है। गिर जाता का मतलब है कि ऊपर से गिराया गया है। तो ये गिर जाता का मतलब क्या हो गया, गिर जाता का मतलब है फ्री फॉल वाली कंडीशन है। ये आपका फ्री फॉल वाली कंडीशन है, ऊपर से गिराने वाली कंडीशन है। इसकी गति के 5वें सेकंड में तय की गई दूरी, यानी यहां पर जब फ्री फॉल वाली कंडीशन है तो प्रारंभिक वेग क्या होगा भाई, 0 होगा। प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। और आपको n की वैल्यू 5वें सेकंड में, n की वैल्यू 5 सेकंड आपके पास दी गई है। जब नीचे की तरफ तो एक्सेलरेशन आपका प्लस जी होता है, और प्लस जी इसने क्या बोला कि 10 मीटर प्रति सेकंड, आप 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आप यहां पर इसको मान सकते हैं। अब निकाल सकते हैं भाई, वही एसएन वाला फॉर्मूला लगेगा, एसएन u प्लस ए बटे 2 2n माइनस 1,
तो इसको अब अगर Sn को देखें तो Sn को हम, क्योंकि यहां पर क्या है, ग्रेविटी के कारण है, तो Hn लिखेंगे। Hn u की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो g की वैल्यू यहां पर g/2 क्या हो जाएगा, 2n-1 हो जाएगा। तो लिखो भाई g की वैल्यू कितनी है, 10/2, n कितना है, 5 है, -1, तो 2 पंजे 10 हो गया, और ये 5 दूना 10, 10 - 1, तो ये कितना हो गया, 5 × 9, और 5 × 9 कितना होता है, 45 मीटर। तो कितनी दूरी तय की गई होगी, तो 45 मीटर जो है इसके द्वारा दूरी तय की गई होगी। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है आपका मोशन का, गति का कंप्लीट हो गया है। अब आपको लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम जो है, कल मैं आपको 2 दिन लगेंगे उसमें, फिर आपका मोशन वाला चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा। फिर हम ऑप्टिक्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि ऑप्टिक्स से मुझे लगता है कि सबसे अधिक क्वेश्चन आपके ऑप्टिक्स में ही पूछे जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए, थैंक यू।